नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक का जो है दूसरा अध्याय यानी बाल विकास का सिद्धांत का दूसरा पार्ट लेकर के आए। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लें। और इससे एक अध्याय 1 का भी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, उसका भी वीडियो है, एकदम पूरी व्याख्या के साथ है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अब का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। अब जो है पूरा डीपली पूछता है, ठीक है। पहले क्या था, ऊपर ऊपर पूछ देता था, लेकिन अब क्या है, डीपली पूछ रहा है। तो इसलिए किताब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। किताब पढ़ लेंगे पूरा व्याख्या के साथ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चाहे किसी का भी पैडागोजी हो, CDP का हो, EVS का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, सब का पैडागोजी आपको बन जाएगा, ठीक है। तो आज इसका दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं, बाल विकास का सिद्धांत। और जो एक चीज़ इसमें दिक्कत ये आती है कि इसका जो है ये सक्सेस मास्टर बुक का जो शब्द जो है थोड़ा छोटा है, तो इसको आप क्या करें, थोड़ा क्वालिटी में देखें, ठीक है। तो फ्रेश पूरा दिखेगा, ठीक है। यही दिक्कत है, इसका अक्षर जो है थोड़ा छोटा है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। तो कल इससे पहले पार्ट में हम यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आपको एकीकरण पढ़ लिए थे, एकीकरण के सिद्धांत तक हम पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। एकीकरण के सिद्धांत में हम बताए थे कि बच्चा जो है पहले पूरे अंक को यूज करता है, फिर प्रत्येक भाग को चलाना सीखता है, ठीक है। पहले संपूर्ण अंक को, फिर अंक के भागों को चलाना वो सीखता है। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को, फिर हाथ एवं उंगली को एक साथ चलाना सीखता है, ठीक है। अब है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कैसे, तो देख लीजिए। पहले एक बालक अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कोई बालक है, उसका और वृद्धि हम विकास अगर देख लेंगे तो हम बता सकते हैं कि आगे इसका जो है जो इसका विकास है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वृद्धि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पहले बता सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का X किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बताता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा, ठीक है। यानी इसमें है कि X किरणों के द्वारा जब एक्सरे हम करते हैं, एक्सरे के द्वारा कलाई की हड्डी का एक्सरे करके हम बता सकते हैं कि बच्चों का हड्डी का विकास आगे जो वृद्धि जो है किस तरह से होगा, ठीक है। उसका आकार प्रकार आगे किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे की मानसिक विकास के बारे में हम पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अभी जिस तरह से बच्चा का हाव भाव है, बोलचाल की भाषा है, तो हम बता सकते हैं कि आगे ये इसका जो है ये मानसिक जो है विकास किस तरह से होगा और कैसे होगा। ये विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई बालक ऐसे देखे होंगे कि कोई बालक रहेगा जिसको देख कर के आप उसके व्यवहार को देख के आप बता सकते हैं कि ये कैसा, मतलब ये आगे क्या कर सकता है, ठीक है। पढ़ाई, अगर पढ़ाई में क्या है, तेज़ है, शुरुआत में अगर वो चंचल है, तो आप बता सकते हैं कि आगे ये बच्चा जो है क्या होगा, बहुत ही पढ़ने में तेज़ होगा, या फिर इस तरह से वो काम करेगा। एक भविष्यवाणी प्रेडिक्शन बहुत आदमी अपने समाज में लगाता है, ठीक है। तो यही विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब विकास के दिशा का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। विकास की गति क्या होता है, अलग अलग होता है। दो बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। गति सभी में अलग होगा, किसी में तेज़ी से विकास होगा, किसी में धीमा विकास होगा। तो गति अलग अलग होगी, लेकिन दिशा सब में, क्रम सभी में समान होगा, ठीक है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरणजन्य कारणों से प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति का नियंत्रण करना सीखता है, ठीक है। उसके बाद फिर टांगों का, इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे से खड़ा होना, चलना सीखता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो पहले सिर मतलब सर को हिलाना जानता है। पहले सर को जो है, पहले सर का ही विकास होता है, क्योंकि सिर बच्चों का जो जन्म होता है सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो विकास भी सिर से पैर की ओर ही होता है। पहले बच्चा सर को संतुलन बनाना करना सीखता है, ठीक है। उसके बाद फिर सर से नीचे वाले भाग को, फिर लास्ट में टांग पर ही चलना उठना लास्ट में ही सीखता है। सबसे पहले ऊपर का विकास होता है अच्छा से, तब जाकर टांगों का मजबूती आता है, तब वो घुटने के बल चलना, खड़ा होना सीखता है, ठीक है।
यही चीज़ है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास जो है क्या होता है कि ऊपर से यानी सर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो एक ये क्रम होता है, दिशा होता है, ठीक है। केंद्र से दूर की ओर होता है, ठीक है। अब है विकास लंबवत सीधा न होकर ये वर्तुलाकार होता है। विकास सीधा न होकर के ये क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। यानी कि किसी अवस्था में क्या होता है, तेज़ी से विकास होता है तो किसी अवस्था में धीमा विकास होता है, किसी अवस्था में तेज़ी होता है तो किसी अवस्था में धीमा विकास होता है। यहाँ पे देख लीजिए, बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास क्या है, वर्तुलाकार है, रेखीय नहीं है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। अब देख लीजिए कि शेषवावस्था में बालक का विकास तीव्र होता है, मानसिक शारीरिक विकास, और उसी को अस्थायित्व प्रदान होता है बाल्यावस्था में। यानी कि इसमें धीमा होता है और उसमें मजबूती आता है, परिपक्वता आता है। फिर किशोरावस्था में जाके शारीरिक मानसिक विकास में फिर तेजी आता है, ठीक है। और फिर यही चीज़ आगे जाके फिर अस्थायित्व को प्राप्त होता है, ठीक है, परिपक्व होता है। तो ये चीज़ें विकास जो क्या है, रेखीय ना होकर के, रेखीय सीधा ना होकर के ये क्या है, वर्तुलाकार है, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए होंगे। पूछता भी है कि विकास रेखीय है कि वर्तुलाकार है, तो विकास जो है वर्तुलाकार है, ठीक है। और विकास जीवन प्रयत्न चलती है। अब यहाँ पे आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन है, जॉन डोनाल्ड नील मिलर। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जॉन डोनाल्ड नील मिलर। पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराना, यानी बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, सीख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो उस चीज़ को बार बार दोहराना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है। किसी भी रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ना ही क्या है, आंशिक पुनर्बलन है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अब जैसे इससे ये हुआ शिक्षक का ज्ञान, इससे शिक्षक अगर इस आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत अगर जानता है तो बच्चों को क्या होगा कि किसी भी पाठ को जो है तोड़ तोड़ के पढ़ाएगा, ना कि उसको लगातार वो पढ़ाते रहेगा, ठीक है। बीच में प्रश्न करेगा, फिर पढ़ाएगा, प्रश्न करेगा, बीच में पढ़ाएगा, इस तरह से वो जो है क्या होता है, बार बार दोहरा करके उसको रिपीट करके पढ़ाएगा, ठीक है। तो यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रक्रियाओं का भी जन्म मिलता है, ठीक है। और पुनर्बलन यानी बार बार करने से क्या होता है, बच्चों को नई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, वो चीज़ सीखता है, तो ठीक है। अब आगे है थोड़ा सा और एक अगला पेज पर जाते हैं, उसमें एक दो सिद्धांत और है, उसको पढ़ा के उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी वृद्धि और विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। दोनों का 50-50% योगदान होता है। जैसे वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ बुनियाद का कार्य करता है, यानी कि ये शुरुआत देता है, बच्चों को जन्म देता है, वहीं वातावरण इसका क्या करता है, पूरी तरह से विकास करता है। वातावरण में जाके ही ये पूरी तरह से जो है एक बीज जो है पूरी तरह से प्रस्फुटित होता है वातावरण में जाकर के। यानी वातावरण इस बुनियाद पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है, ठीक है। तो दोनों का जो है योगदान क्या है, 50-50% है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, ठीक है। एक तरह से समझिए वंशानुक्रम बीज है, तो उस बीज को प्रस्फुटित होने में, बड़े होने में कौन मदद करता है, तो वातावरण मदद करता है, ठीक है, ऐसा समझिए। अब है विकास की दिशा का सिद्धांत। ऊपर भी पढ़े थे, विकास की दिशा सिर से पैर की होता है, यानी मस्तकाधोमुखी, उसी को इंग्लिश में सेफेलोपोडल थ्योरी कहते हैं, सेफेलोपोडल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मस्तकाधोमुखी क्रम या सेफेलोपोडल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का प्रारंभ शीर्ष से होकर पैर की ओर चलता है। कहाँ से, शीर्ष से, यानी सिर से पैर की ओर बढ़ता है, ठीक है। इससे सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि पहले सिर का विकास होता है, फिर बाद में शरीर के नीचे अंगों का विकास होता है, ठीक है। ये चीज़ें
याद रखिएगा, मस्तिष्कोमुखी या सेफेलोकोडल थ्योरी, इंग्लिश में ये दे देता है। मस्तिष्कोमुखी नहीं देगा, आप सीधा सेफेलोकोडल थ्योरी देगा। सेफेलोकोडल में क्या होता है, बच्चा का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। एक देगा निकट दूर का सिद्धांत यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर होता है। विकास ऊपर से नीचे की ओर तथा मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर का तथा अंत में पैरों की उंगलियों का विकास होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में देख लीजिए, यहाँ पर समझिए ये क्या है, सिर से पैर की ओर विकास होता है यानी कि सेफेलोकोडल थ्योरी। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, केंद्र से दूर की ओर। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछा भी गया और पूछेगा भी। ठीक है, अब है विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका भी होती है। विकास में जो है परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है। परिपक्वता व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित करती है। अगर बच्चा परिपक्व होगा तो उसका अधिगम जो है क्या होगा, अच्छा होगा, उसका व्यवहार जो है क्या होगा, अच्छा होगा, परिपक्व होते जाएगा और उस चीज़ को वो गहनता से सीखते जाएगा। ठीक है, अधिगम ही एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा, उसके स्वयं के द्वारा होता है। अधिगम क्या है, व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा होता है। ठीक है, और जब ये परिपक्वता आता है तब उस चीज़ में ये क्या होता है, ज़्यादा बेहतर होता है अधिगम। ठीक है, विकास के प्रत्येक अवस्था में जोखिम है, ये भी सही है। विकास के प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय जोखिम रहते हैं, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहें ताकि उसे बालक को बचाया जा सके। प्रत्येक अवस्था का अपना जोखिम और अपना जो है क्या है, फायदा भी है। शिशुअवस्था में जोखिम ये है कि बच्चों को हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि पौष्टिक आहार अच्छा देना है। बच्चा उंगली चूसता है तो ये भी ध्यान देना है कि बच्चा हमेशा उंगली न चूसे, बराबर अगर चूसते रह जाएगा उसको वो आदत हो जाएगा, वो क्या है, ये हानि है। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक अवस्था में गाइडेंस जो है माता पिता हो, चाहे अभिभावक हो, अध्यापक हो, सबको जो है ये चीज़ें देखना है किस अवस्था में कैसा जो है जोखिम और जो है क्या फ़ायदा होगा, किस तरफ उसको मोड़ना है, ये चीज़ें दिखाता है। विकास के प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। ठीक है, और विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी है। यहाँ पे देख लीजिए, विकास, बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। जैसा जिसका संस्कृति रहेगा, अगर धार्मिक संस्कृति रहेगा, धार्मिक माहौल रहेगा परिवार का, तो बच्चा का जो है विकास भी उसी संस्कृति के परिवेश के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें था। अब फिर से वहीं पर हम चलते हैं आगे, यानी विकास के वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये अभी हम देख लिए उधर। ठीक है, यानी बालक के वृद्धि और विकास में किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वातावरण इस आधार पर बनाए गए व्यक्ति संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री वातावरण जुटाने का में सहयोग देता है। ठीक है, तो अभी हम बता चुके हैं वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के वृद्धि और विकास पर दोनों का जो योगदान जो है संयुक्त रूप से होता है। ठीक है, चलिए अब है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, यानी शैक्षिक महत्व क्या है ये देखेंगे अब हम। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। ठीक है, अगर हम बच्चों के जो बाल विकास का सिद्धांत है उसको जानेंगे, ठीक है, अधिगम से उसका संबंध जानेंगे, तो क्या होगा कि हम बच्चों को जो है स्वभाव में, रुचि में, क्षमता में जो है सफलतापूर्वक जो है सहायता कर सकते हैं, उसमें उसको आगे की ओर बढ़ाने में हम सही दिशा निर्देश देने में हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, जो बच्चा प्राइमरी के होते हैं उसमें खेल पद्धति से शिक्षण जो है ये सबसे मूलभूत होता है। ठीक है, जिसमें वृद्धि और विकास का ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, खेल पद्धति। आगे है बाल विकास के सिद्धांतों में से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास के किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों को सहायता करता है।
यानी कि शिशुअवस्था में बालक जो है किस स्तर में मतलब उसका जो है वो कितना सीख सकता है, 1 क्लास का बालक हो चाहे 2 क्लास का बालक हो, उसका जो है मानसिक स्तर कैसा है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम भी तैयार कर लेंगे हम। और कौन से शिक्षण विधि अपनाने पर 1 वर्ष के बालक यानी कि 1 क्लास के बालक जो है कौन सी शिक्षण विधि अपनाने पर अच्छे बेहतर से सीखेगा, 2 क्लास के बालक में कौन सी शिक्षण विधि अपनाएं, 3 में कौन सी शिक्षण विधि अपनाएं। तो ये चीज़ें शिक्षकों को मदद करता है बाल विकास यानी मनोविज्ञान जो है मदद करता है कि सिखाता है कि प्रत्येक अवस्था में किस अवस्था में बच्चा किस तरह परिपक्व हो रहा है, किस अवस्था में जो है कितना सीख सकता है, उस अनुसार जो हम शिक्षण विधि और कैसे सीख सकता है उस तरह शिक्षण विधि हम अपना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसको 3rd पार्ट में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।